नमस्कार, मेरा नाम है शिवम लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी शक्तिशाली कौन। एक दिन एक ऋषि गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। नहाने के बाद ऋषि ने जैसे ही अपनी हथेली में जल लिया और पूजा अर्चना के लिए आंखें बंद की, उसी समय एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उसकी चोंच में दबी एक नन्ही सी चुईया निकलकर सीधे ऋषि के हाथ पे आ गिरी। ऋषि ने आंखें खोली तो देखा एक छोटी सी डरी सहमी चुईया उनकी हथेली पर बैठी थी। उन्हें उस छोटी सी चुईया पर दया आ गई। अपनी योग साधना के बल पर उन्होंने उस चुईया को एक लड़की में बदल दिया। वह लड़की उस ऋषि की पुत्री बनकर उनके साथ रहने लगी। वह बहुत ही सुंदर थी। ऋषि अपनी सुंदर सुशील पुत्री को देखकर गर्वित होते थे। एक दिन ऋषि के मन में विचार आया कि पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। वह सोचने लगी कि मेरी गुणी, सुशील और सर्वगुण संपन्न पुत्री के लिए तो एक सदाचारी और विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही योग्य होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बलशाली तो सूर्य ही है। क्यों न मैं सूर्य से अपनी पुत्री के विवाह की बात चलाऊं। मन में यह विचार आते ही ऋषि सूर्य के पास जा पहुंचे। ऋषि ने सूर्य से कहा, हे सूर्य देव, तुमसे बलशाली तो पूरे विश्व में कोई नहीं। मेरी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। सूर्य ने कहा, सुनो ऋषिवर, निसंदेह तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर एवं गुणी है, किंतु मुझे खेद है कि मैं विश्व का सबसे बलशाली व्यक्ति नहीं हूँ। सत्य तो यह है कि बादलों का राजा मेघराज मुझसे अधिक बलशाली है। वह जब चाहे मेरे तेज और चमक को अपने पीछे छिपा लेता है। उसकी गर्जना और बिजली की कौन से सारा विश्व उससे डरता है। मेरे विचार में आप मेघराज को अपना दामाद बनाइए तो बेहतर रहेगा। यह सुनकर ऋषि बादलों के नगर में मेघराज के महल में जा पहुंचे और कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य ने कहा कि तुम विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो। ऋषि की बात सुनकर मेघराज बोले, महाराज, मैं सूर्य से बलशाली तो हूँ, पर मुझसे अधिक बलशाली तो पवनराज हैं, जो मुझे एक सूखे पत्ते की तरह उड़ा ले जाते हैं। मेरी गर्जना और बिजली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। मेरे विचार में आपकी सर्वश्रेष्ठ पुत्री के लिए योग्य वर पवनराज ही हो सकते हैं। मेघराज की बात सुनकर ऋषि पवनराज के पास जा पहुंचे और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की। ऋषि की इच्छा सुनकर पवनराज ने कहा, हे ऋषिवर, हो सकता है मैं मेघराज से अधिक बलशाली हूँ, लेकिन मुझसे कहीं अधिक बलशाली तो पर्वतों के राजा पर्वतराज हैं। मैं उनके बल की तुलना में तो कहीं भी नहीं ठहरता। अपनी तेज हवाओं से मैं पर्वतराज को रत्ती भर भी नहीं हिला सकता। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे विचार में पर्वतराज आपके सुयोग्य दामाद हो सकते हैं। ऋषि पर्वतराज के महल में जा पहुंचे और फिर वही बात दोहराई। सुनकर पर्वतराज ने कहा, ऋषिवर, सारा विश्व मुझे शक्तिशाली और बलवान मानता है, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। केवल मैं ही अपनी कमजोरी को जानता हूँ। मैं पवनराज से तो बलशाली हूँ, परंतु मैं बहुत विशालकाय हूँ और काफी भारी हूँ। एक कदम भी नहीं चल सकता। मैं कठोर दिखता हूँ, पर चूहों के राजा मूषकराज मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। उसने अपने बल और बुद्धि के दम पर मेरे चारों तरफ कई सारे बिल बना कर रखे हैं, पर मुझ में इतना दम नहीं कि मैं उसे ऐसा करने से रोक सकूं। उसकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। मेरे विचार में वही आपका दामाद बन सकता है। अब ऋषि मूषकराज के पास गए। मूषकराज अपने बिल से बाहर आया। तब ऋषि की बात सुनकर मूषकराज अति प्रसन्न हुआ। वह बोला, निसंदेह मैं पर्वतराज से अधिक बलशाली हूँ। मुझे आप जैसे महान ऋषि का दामाद बनकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी। परंतु इतना कहकर मूषकराज चुप हो गया। ऋषि उसकी चुप्पी का कारण समझ गए। ऋषि बोले, मैं तुम्हारे परेशानी का कारण जान गया हूँ। शायद तुम अपने आकार को लेकर चिंतित हो, लेकिन मैं अपनी योग शक्ति के माध्यम से तुम्हें एक नौजवान पुरुष में परिवर्तित कर सकता हूँ। मूषकराज ने शीघ्रता से कहा, हे ऋषिवर, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
आप मेरी चिंता समझ ही नहीं सके। मैं छोटा दिखता हूँ पर कमजोर नहीं हूँ। मुझ में बल, बुद्धि और चातुर्य है। मेरा आकार मेरी चिंता की बात नहीं है। कृपया महल देखिए, यह आपकी पुत्री के लिए बहुत छोटा है। वह इतनी बड़ी है कि इसमें समा नहीं सकती। इतना सुनकर ऋषि ने कहा, यह तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और तब ऋषि ने अपने योग साधन के बल पर अपनी पुत्री को पुनः चूहिया बना दिया और मूषक राज से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों हंसी खुशी के साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मित्रता एवं रिश्ता समान आचार विचारों वालों के साथ ही उत्तम रहता है। अतः मित्रों, रिश्तेदारों का चयन उनके वैभव, धन संपत्ति को देखकर नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक एकता को देखकर करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।